एक बार आज पुनः आपका कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हमने बात की थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा था दर्पण, दर्पण के उपयोग, दर्पण कितने तरह के होते हैं, किस तरह से उनको हम प्रयोग में लाते हैं, उनका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। उसी की आगे की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी परावर्तन के बाद अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम के बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पढ़ने के बाद हमें पढ़ेंगे कि अपवर्तन के जो नियम हैं उसको स्नेल ने किस तरह से समझाया, यानी स्नेल के नियम को समझेंगे। स्नेल के नियम को समझने के बाद हम लेंसों की पहचान करेंगे, यानी लेंस कैसे दिखाई देते हैं, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लेंसों के लिए दर्पण की ही भांति चिन्ह परिपाटी को समझेंगे और वो किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाता है, उस पर बात करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज का नया संबोध, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने जो मार्ग है उससे विचलित हो जाती है। प्रकाश का इस तरह से अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से, जैसे हवा से, किसी कांच में यानी किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से यानी वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। तो उसका इस तरह से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। या इसके विपरीत कह लीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो भी वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस तरह की जो घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसको हम एक यहाँ पर इंटरैक्टिव के माध्यम से देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी विरल से सघन या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से किस तरह से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित हो जाना माध्यम पे निर्भर करता है और उसका इस तरह से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आओ अब इस इंटरैक्टिव के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस तरह से वह अपने पथ से विचलित होती है। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने दो अलग अलग माध्यमों में, जैसे N1 और N2 दो माध्यम लिए हैं। अभी हम हवा से मान लीजिए किसी दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश कर रहे हैं तो किस तरह से प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो रही है। तो जैसे जैसे हम माध्यम का, मीडियम का अपवर्तनांक बदलेंगे या माध्यम का नेचर बदलेंगे, यानी सघन से विरल या विरल से सघन माध्यम में जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से विचलित हो रही है। यानी या तो वो इस अभिलंब की ओर झुक रही है या फिर वो अभिलंब से दूर जा रही है। तो यहाँ पर ये अभिलंब की ओर आ रही है, इसका मतलब ये माध्यम यहाँ पर विरल है और ये माध्यम सघन है। जैसे कि ये कलर डिफरेंस से भी आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे माध्यम की डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रकाश किरण वापस चली जाएगी। अब हम दूसरे माध्यम में अगर देखें तो जैसे जैसे माध्यम की डेंसिटी कम हो रही है तो वो किरण अपने पथ से विचलित हो रही है। अब इसी तरह से हम ये प्रकाश किरण का कोण अभिलंब के साथ बदलेंगे, यानी कोण का मान, इस आपतन कोण का मान अगर बदलेंगे तो यहाँ पर ये अपवर्तन कोण का मान भी लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जैसे जैसे कोण आई का मान बदल रहा है वैसे वैसे कोण आर का मान भी बदल रहा है। और ये निर्भर किस पे कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है उस माध्यम के n पर। n का मतलब है ये दो माध्यम हैं, इन दो माध्यमों के अपवर्तनांक पर। यानी यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि जब वो एक माध्यम जैसे हवा से होकर कांच में गुजर रही है तो किस तरह से वो अपने पथ से विचलित हो रही है, अभिलंब की ओर ये प्रकाश किरण यहाँ पे झुक रही है, जो ये बताती है कि ये हवा से जब चलती है तो ये अपने माध्यम में घुसते ही अपना पथ को विचलित कर देती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ हो रहा है जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, दोनों के मान
यहाँ पर किस तरह से बदल रहे हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब हम एक एनिमेशन के जरिए ये देखेंगे कि किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन हम देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक प्रकाश किरण जो है यहाँ पर आ रही है, और ये प्रकाश किरण जब यहाँ पर आ रही है तो हम यहाँ पर जैसे जैसे n का मान बदल रहे हैं, यानी डेंस मीडियम का मान बदल रहे हैं या डेंसिटी बदल रहे हैं, तो वहाँ पर जो अपवर्तन कोण है उसका मान भी बदल रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, यानी जब m या n दो अलग अलग डेंस मीडियम यहाँ पर चेंज हो रहे हैं तो उसी हिसाब से जो प्रकाश का अपवर्तन कोण है उसका मान बदल रहा है। तो जो आने वाली प्रकाश किरण है उस प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण बदलने पर अपवर्तन कोण का मान बदल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे हैं, उसका मान बढ़ा कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन कोण है, उसका मान भी बदल रहा है। यानी एंगल आई और एंगल आर के मान यहाँ पर बदल रहे हैं जैसे जैसे हम डेंसिटी बदल रहे हैं। डेंसिटी से मतलब है सघन या विरल माध्यम का एन बदलने से प्रकाश का अपवर्तन कोण बदल रहा है। तो इस तरह से अपवर्तन कोण का बदलना, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई भी प्रकाश किरण जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। तो उसका विचलन ही यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, यानी प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या नियम है। यह नियम सबसे पहले स्नेल का नियम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले स्नेल ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। इसी तरह से कोई भी दो माध्यम, चाहे सघन या बिरल और सघन, किन्हीं भी दो माध्यम के लिए प्रकाश का जो किरण है वो आपतन कोण के लिए साइन और अपवर्तन कोण के लिए साइन, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का जो अनुपात होता है वो नियतांक के बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। जैसे कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन। एन का मतलब वो अपवर्तनांक है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर जो नियतांक है n, ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, यानी इसको हम n से डिनोट करते हैं, जो ये बताता है कि किसी भी माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक है वो उस माध्यम का एक गुण है जिस पर प्रकाश स्वतः ही अपनी प्रकृति को बदल देता है। यानी प्रकाश का जो किरण का जो गमन पथ है उस पर उसका विचलन होना उस माध्यम पर निर्भर करता है कि वो बिरल से सघन में आ रही है या सघन से बिरल में जा रही है। ठीक है, तो इसको हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि सघन से बिरल या बिरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की जो चाल है वो चाल बदलती है, और उसके चाल बदलने से, चाल कम होने से या ज़्यादा होने से उस माध्यम में उसका विचलन निश्चित होता है। इस तरह की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष हम ज्ञात कर सकते हैं, या उस माध्यम का अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर जिसके सापेक्ष प्रकाश अपने पथ से विचलित हो रहा है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की जो चाल है वो हवा में c से डिनोट करें, और जब वो किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसकी चाल को v से डिनोट करें, तो वहाँ पर जो अपवर्तनांक का मान होगा वो n बराबर c बटे v होगा। यानी प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल हमने v लिखी। तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वो वायु में अधिक होगी और माध्यम में कम होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा, या
1 के बराबर होगा। तो जब 1 के बराबर होगा तो समझ लीजिए कि प्रकाश किरण उसी माध्यम से होकर गुजर गई है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो माध्यमों 1 या 2 में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 की तुलना में अधिक है, यानी हवा में अधिक है, और माध्यम में कांच में या पानी में या किसी दूसरे माध्यम में कम है। अब हम एक बार पुनः देखते हैं कि किस तरह से स्नेल के नियम को हम यहाँ पर सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पे आई और आर के मान बदलेंगे तो साइन आई और साइन आर का मान भी बदलता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, कोई आपतित किरण जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो उस माध्यम का एन बदलने से किस तरह से आई और आर के मान बदलेंगे, और फिर हम निकालेंगे वहाँ पर आई और आर के मान बदलने से स्लोप। और वो जो स्लोप हमारा ज्ञात होगा वो ये बताएगा कि किस तरह से जो है एन का मान ज्ञात किया जा सकता है, अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। तो स्लोप साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम आई बदल रहे हैं। पहले आई का मान लगातार बदलने पर जैसे जैसे आई का मान बढ़ रहा है, आर का मान भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ग्राफ में आप देख रहे होंगे दोनों वैल्यूज को अगर हम ग्राफ में देखें तो वो भी लगातार कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रहे हैं। आर का मान कम है, आई का मान ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि किरण जो है वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो अपने पथ से किस तरह से विचलित हो रही है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आई का जो मान है, आर का जो मान है, दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर है, जिसको हम यहाँ एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम एन का मान यहाँ पर चेंज करें तो जैसे जैसे एन का मान घट रहा है तो प्रकाश लगभग यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है कि सीधी रेखा में जा रहा है, या उसका मान बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश किरण ज़्यादा विचलित हो रही है। तो ये कांच हो सकता है, ये पानी हो सकता है, कोई भी माध्यम ट्रांसपेरेंट माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जब भी उसमें प्रकाश की किरण आपतित होगी तो जो अपवर्तित किरण होगी उसका जो कोण होगा विलंब के साथ, उसका मान लगातार यहाँ पर परिवर्तित होता चला जाएगा। और ग्राफिकली यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये आई और आर का मान बदलने से साइन आई और साइन आर का मान ज्ञात करेंगे, और स्लोप में देखेंगे तो उनका जो मान है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, जो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करेगा। तो हम बात करते हैं लेंस की, यानी लेंस किसे कहते हैं, और लेंसों के प्रकार, यानी लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस क्या है? दो गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यानी कि हमारे पास जैसे हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था उसी तरह से गोलीय पृष्ठों से लेंस बनते हैं। सिर्फ अंतर यह है कि उसकी जो सरफेस थी वो पॉलिश्ड होती थी, एक सरफेस हार्ड होती थी, एक चमकदार होती थी, और यहाँ पर दोनों सरफेस जो हैं वो पारदर्शी होंगी। तो दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ माध्यम एक लेंस बनाता है। और यह लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो आकार है वो कैसे दिखाई देता है, और जो अवतल लेंस है उसका आकार कैसे दिखाई देता है, आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर समझिए कि उत्तल लेंस है क्या। उत्तल लेंस यानी जो आपको जिसके सिरे किनारों पर पतले और बीच में मोटे दिखाई दे, वो उत्तल लेंस। इसके विपरीत अवतल लेंस, जिसके किनारे मोटे हो और बीच में, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो यहाँ पर अवतल और उत्तल लेंस को पहचानने के लिए आप बिना स्पर्श किए, बिना छुए भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान कर सकते हो। जैसे कि लेंसों की पहचान करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है उनके द्वारा दिखाई देने वाले प्रतिबिंब होंगे। तो यदि वह उत्तल लेंस है तो उसमें जो हम अगर उसके सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उसका जो आकार है वो आपको अगर घटता हुआ दिखाई देगा तो वह लेंस जो है अवतल लेंस होगा। और इसके विपरीत यदि उसका आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो उत्तल लेंस होगा। यानी कि किसी भी उत्तल लेंस, अवतल लेंस या कांच की पट्टिका में यदि हम कुछ वस्तु को उसके सामने रखें तो यदि अक्षर या वस्तु का आकार बड़ा दिखाई दे तो वो उत्तल होगा,
और अगर वो घटता हुआ दिखाई देगा तो वो अवतल लेंस होगा। तो हम इस तरह से भी किसी कांच की पट्टिका से या कांच की वृत्ताकार इस पट्टिका से यह पता लगा सकते हैं कि उस पट्टिका की प्रकृति क्या है, अवतल है या उत्तल है। इसी तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे सामने रखी वस्तु का आकार बड़ा है तो वो लेंस उत्तल लेंस है, और अगर वो छोटा हो रहा है तो वो अवतल लेंस है। इसको जो उत्तल लेंस है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जो अवतल लेंस होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। यानी कन्वर्जिंग लेंस उत्तल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस अवतल लेंस। तो जो प्रकाश किरणों को फोकस पर आने से पहले ही स्कैटर कर दे, फैला दे, तो वो अवतल लेंस, और जो फोकस पर मिला दे यानी एक पॉइंट पर ला दे तो उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। इस तरह से दर्पण के लिए हम कुछ पदों को समझ रहे थे, कुछ हमारे पास कुछ की पॉइंट्स थे। उसी तरह से लेंस के लिए भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस प्रकाशिक केंद्र, इसी तरह से फोकस यानी फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट। इसी तरह से वहाँ पर जो होता है वो फोकस के थ्रू हम जब प्रकाश को गुजारते हैं तो किस तरह से उसकी प्रकृति बदलती है, या जो लेंस है उसका जो सेंटर है, केंद्र है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस भी फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस क्या होता है, यह हम याद रखेंगे। और चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा कोई किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके लिए किस तरह से हम प्रकाशिक केंद्र को देखेंगे, कैसे हम उसका फोकस देखेंगे, और फिर उसमें ये देखेंगे कि जब उससे होकर कोई प्रकाश किरण होकर गुजरेगी तो वहाँ पर उस प्रकाश किरण का जो अपवर्तन होगा वो किस तरह से होगा, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। और यह समझने के बाद हम ये बताएंगे कि जो इनके द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे, वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे, उनके आकार किस तरह के दिखाई देंगे, यानी कैसे आपका वस्तु का आकार घटेगा, बढ़ेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसका हमें पता चलेगा। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, ये हमें पता होने चाहिए। तभी जाके हम आगे जब किरण आरेख खींचेंगे किसी भी लेंस के लिए तो हम ये पता लगा पाएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा। और इसको पढ़ने के साथ साथ हम किसी भी लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी भी समझ लेंगे। जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था दर्पण की चिन्ह परिपाटी, उसी तरह से लेंस की भी चिन्ह परिपाटी होती है। हूबहू बिल्कुल वैसे ही उसी तरह के नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं जो दर्पण में होते थे। जैसे कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसके लिए क्या नियम होंगे, तो ये आपको याद रखना है कि जितनी भी लेंस पर प्रकाश किरणें बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगी तो हम उस समय उन सभी दूरियों को ऋणात्मक लेंगे, और जो उसके दाईं तरफ होंगी उन दूरियों को धनात्मक लेंगे। इसी तरह से जो वस्तु की ऊपर की ओर की दिशाएं होंगी वहां से जो भी दूरी नापी जाएंगी यानी वस्तु का साइज या आकार, तो उसको धनात्मक लेंगे, और नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे। या ऐसा कह लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जब फोकस से होकर गुजरती हैं तो हम उनको देख लेंगे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगी। तो प्रतिबिंब अगर बाईं तरफ बनेगा तो उसको ऋणात्मक लेंगे, दाईं तरफ बनेगा तो धनात्मक लेंगे। इसी तरह से कोई भी दूरी अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से नापनी है तो हमें ये देखना है कि वो लेफ्ट में है, राइट में है, या वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसी के आधार पर हम वस्तु का जब मेजरमेंट करेंगे, उसके दूरियों का मेजरमेंट करेंगे, तो हम धन और ऋण चिन्ह लगाकर उनको हल करेंगे। ये हमें आंकिक प्रश्न हल करने में भी मदद करेगा।
अब हम यहाँ पर लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति को समझते हैं कि किस तरह से लेंस जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक हमने उत्तल लेंस लिया है और उस उत्तल लेंस के लिए हमने एक वस्तु को लिया है और उस वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो फोकस से जाएगी और जो फोकस से जाएगी वो समांतर हो जाएगी। इसी तरह से जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी। फिर हम ये बताएंगे कि वो प्रतिबिंब रियल बनेगा या काल्पनिक बनेगा। अब हम जैसे कि वस्तु का साइज देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे वस्तु का साइज बदल रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज भी बदल रहा है। यानी कि ये उत्तल लेंस का नेचर है यहाँ पर कि साइज बढ़ाने से आप देख रहे होंगे प्रतिबिंब का साइज भी यहाँ पर बदल रहा है। और अब हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु की पोजीशन हमने चेंज की है तो किस तरह से जो है वहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल रही है। तो जब हम वस्तु को फोकस की तरफ ला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ दूसरे फोकस से वो दूर जा रही है और उसका आकार बड़ा हो रहा है। और जब हम उसे फोकस पर एकदम ले आते हैं तो वो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाता है, यानी गायब हो जाता है। पुनः जब हम उसे फोकस से आगे लेते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के जस्ट पीछे और सीधा बनता दिखाई देता है, जो कि वर्चुअल है, काल्पनिक इमेज है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, कब रियल बना रहा है और कब वर्चुअल बना रहा है, यानी कब वास्तविक बना रहा है और कब आभासी बना रहा है। तो जब फोकस से दूर जा रहे हैं तो वास्तविक बना रहा है और जब फोकस से आगे आ रहे हैं तो धीरे धीरे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है, आभासी होता जा रहा है। इसी तरह से जब फोकस दूरी चेंज कर रहे हैं लेंस के लिए तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार भी वहां पर परिवर्तित हो रहा है। तो किसी भी उत्तल लेंस के लिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा जब वस्तु को फोकस से दूर रखेंगे। जैसे जैसे हम उसको नजदीक लाएंगे तो वो आभासी बनेगा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के लिए वास्तविक होता है। और हमने ये भी देखा कि जब हम वस्तु का प्रतिबिंब को यहाँ पर अलग अलग स्थिति में देख रहे हैं तो कब वो रियल हो रहा है और कब वो वर्चुअल हो रहा है। इसी तरह से एक अवतल लेंस के लिए भी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख लेते हैं कि कैसे वो प्रतिबिंब बस दिखाई देगा जब हम उसे अवतल लेंस के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एक वस्तु दिखा रखी है, एक हमने अवतल लेंस दिखा रखा है और इस अवतल लेंस के सामने जब वस्तु को हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर पहला फोकस दूसरा फोकस दिखाया है कि जहाँ पर वस्तु रखी है जिसके सामने और वो हमारा प्रकाश किरण समांतर आया तो आपने देखा कि वो प्रकाश किरण अपने रास्ते से फैल गई, जो हमने उसके फोकस से होकर गुजारी वो वहीं से वापस होते हुए दिखाई दे रही, प्रतीत हो रही, डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा है। इसी तरह से जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है वो सीधी चली गई और वहीं से वापस हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, डिमिनिश, बहुत छोटा है ना। तो वस्तु का आकार से छोटा प्रतिबिंब है, सीधा है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये नेचर है अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस के केस में ये होगा कि जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के पास लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसको दूर ले जाएंगे तो उसका आकार भी बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो अवतल लेंस है उसके द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी होंगे और उनकी जो प्रकृति होगी वो डिमिनिश्ड होगी, वो बहुत डिम दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे और नेचर में काल्पनिक होंगे। एक बार पुनः हम एक उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब वस्तु का किस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है, यहाँ पे जो क्रॉस हैं ये दो फोकस पॉइंट हैं और इन दो फोकस पर जो है हम देखेंगे कि जब इनके बियॉन्ड हम वस्तु को रखते हैं तो कैसे उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस रखा हुआ है उत्तल लेंस, जैसे कि पीछे हमने दिखाया था। अब ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने हैं, तो अलग अलग पोजीशन पर हम वस्तु को देखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने पीछे भी देखा था उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं कि आप इसको ध्यान दें कि जैसे जैसे वस्तु को हम फोकस के पास ला रहे हैं प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है और हम उस वस्तु को ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अनंत पे क्यों जा रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण आपस में मिल नहीं रही हैं। इसी तरह से जब हम वस्तु को और नज़दीक ला रहे हैं यानी प्रकाशीय केंद्र के पास ला रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं।
तो हम जब वस्तु को फोकस से दूर ले जाएंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो धीरे धीरे करके क्या बनता चला जाएगा, रियल। यानी आप देख रहे होंगे कि वो उस समय बाईं तरफ, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आप दाईं तरफ या बाईं तरफ कहीं भी वस्तु रखोगे वहां प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो फोकस से जब दूर ले जाएंगे तो वास्तविक बन रहा है, और जब हम फोकस के नजदीक लाएंगे तो आभासी बनेगा। तो